हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं आज तकरीबन 1 महीने बाद वापस आया हूँ क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। इस दौरान आप सब ने जो पेशेंस और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल मार्केट में थोड़ी हरियाली दिखी। थर्सडे की तगड़ी गिरावट के बाद निफ्टी ने 25,500 का लेवल फिर से टच किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिकवरी है या फिर एक डेड कैट बाउंस, मतलब गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा उछाल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रम्प की ईरान को वार्निंग, ऑयल और गोल्ड के बढ़ते रेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका पैसा अब किन सेक्टर्स में सेफ रहेगा। अगर आपने कल या उससे पहले पैनिक में शेयर बेचे हैं या बाइंग की सोच रहे हैं तो अगले 5-6 मिनट्स कुछ मिस मत करना। पहले फिगर्स की बात करते हैं। निफ्टी कल 116 पॉइंट्स बढ़कर 25571 पर और सेंसेक्स 316 पॉइंट्स बढ़कर 82814 पर क्लोज हुआ। थर्सडे की गिरावट बजट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी, लेकिन कल बैंक्स और कुछ दूसरे सेक्टर्स ने मार्केट को सहारा दिया। कैपिटल गुड सेक्टर के साथ साथ पीएसयू बैंक्स जैसे कैनरा, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में अच्छी बाइंग देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग स्टेबिलिटी और वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं। टेक्निकली डेली चार्ट पर मार्केट लोअर टॉप फॉर्मेशन दिखा रही है और ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, जो लार्जली नेगेटिव है। और जब तक ये अपने 50 डे एसएमए या 25,700 के नीचे ट्रेड कर रही है, तब तक वीक सेंटीमेंट बना रहेगा और मार्केट 25,450 के लेवल को भी टच कर सकती है। और ऐसा हुआ तो मार्केट अपने 200 डे एसएमए यानी 25,350, 25,300 के लेवल पर भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी 25,700 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये 25,900 से 26,000 के लेवल तक जाएगा। अब आते हैं टेंशन पर। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी है न्यूक्लियर डील के लिए। इसका इंपैक्ट आपके वॉलेट पर कैसा पड़ेगा वो जान लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल। अगर टेंशन बढ़ी तो तेल महंगा होगा। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $72 के पास जा चुका है। इसका मतलब पेंट्स, एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। नंबर 2, गोल्ड, जो कि एक सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि जब भी वॉर की बात होती है तो सेंट्रल बैंक्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी गोल्ड खरीदते हैं। वैसे आज की डेट में गोल्ड 1.5 टू 1.6 लाख पर 10 ग्राम की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो अपने हाई 1.83 लाख से तकरीबन 10 से 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। देखो, मार्केट जियोपॉलिटिकल न्यूज पर चल रही है तो अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलना। अब फटाफट से थोड़ा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। जहां एक तरफ बैंक्स चमक रहे हैं तो वहीं आईटी सेक्टर कल भी 1% डाउन था। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से बड़े बड़े क्लाइंट्स थोड़ा रुक कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं ग्रीन एनर्जी या ईवीज के साथ साथ कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर में भी मोमेंटम है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर रेड जोन में है, जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स लगातार प्रेशर में हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज अब एआई अडॉप्शन के चक्कर में पुराने सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स पर खर्चा कम कर रहे हैं। और जब तक यूएस से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, आईटी में बड़ी तेजी मुश्किल है। इसलिए यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही रहनी चाहिए। एनर्जी और सोलर सेक्टर की बात करें तो ये आज का सुपरस्टार सेक्टर है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट ले जाने तक का टारगेट रखा है। और वारी एनर्जी की 8,000 करोड़ रुपए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट ने तो आग लगा दी है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ सोलर पैनल नहीं बना रहा, बल्कि उस पावर को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी तगड़े आए हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए इस स्टॉक में प्रभुदास लीलाधर और मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकिंग हाउस ने भी बाय की रेटिंग के साथ साथ टारगेट प्राइस भी दी है। इस सेक्टर में टाटा पावर और एनटीपीसी भी रेस में बहुत आगे हैं। थर्सडे की जबरदस्त गिरावट के बाद बैंक्स ने ही मार्केट को संभाला। एसबीआई ने अपने Q3 के रिजल्ट्स में जबरदस्त प्रॉफिट दिखाए और इनका एनपीए भी कंट्रोल में है एट 1.57%, जो हिस्टोरिक लो है। देखो, इंडिया की इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 7% से ग्रो कर रही है और बिना बैंक्स के ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कैनरा, पीएनबी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हैं, क्योंकि इनका पीई रेशो अपने इंडस्ट्री से कम है। एसबीआई की मार्केट कैप तो अब टीसीएस से भी ज्यादा हो गई है और ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है आफ्टर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड भारती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटल गुड्स और डिफेंस। इस सेक्टर में पहले एलएनटी की बात करें तो इसकी ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ से ऊपर की है, मतलब इसके पास अगले 3 से 4 साल का काम फिक्स्ड है। नए एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस या इवन अयोध्या जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हर जगह एलएनटी है। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते ज्यादातर कंट्रीज में इंफ्रा के साथ साथ डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है। आज की डेट में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर है और ये 23,600 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। इसकी ग्रोथ देखें तो ये पिछले 11 साल में 34 गुना बढ़ा है और ये कम नहीं होने वाला। इनफैक्ट 2030 तक इंडिया का टारगेट 50,000 करोड़ रुपए का है,
यानी 18% CAGR की ग्रोथ, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL और BDL जैसे स्टॉक्स को मिलेगा। अगर BEL के पास 73,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, तो HAL की ऑर्डर बुक 2.5 लाख करोड़ रुपए की है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे सोलार इंडस्ट्रीज और जेन टेक्नोलॉजीज भी पीछे नहीं है। मिड कैप कंपनीज होने की वजह से इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा है, और जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी कम नहीं होने वाली। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल बताया है, और इस न्यूज को वहां की मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। नेस्डैक और डाउ जोन्स दोनों ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन ट्रम्प ने इस जजमेंट के आने के बाद भी 10% और ग्लोबल टैरिफ्स लगाने की अनाउंसमेंट कर दी। मतलब वो नहीं मानने वाला, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बॉटम लाइन ये है कि मार्केट वॉलेटाइल है और फिलहाल बनी रहेगी, इसलिए सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना चाहिए। SIP मोड में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। हमेशा थोड़ा कैश बचा के रखना चाहिए, ताकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट में बड़ा डिप आए तो आप अच्छे स्टॉक्स सस्ते में लपक सकें। आपको क्या लगता है कि क्या निफ्टी अगले हफ्ते 26,000 टच करेगा, या ट्रम्प की वार्निंग मार्केट को नीचे लेके जाएगी? और यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इफेक्ट हमारी मार्केट में कैसा रहेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और हमारी किसी भी स्टॉक में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।